वन कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू क्लास 12 यूनिट 10 फूड सेफ्टी फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि क्या क्या फूड कंटामिनेशन के कॉजेज़ है। ठीक है, डेंजर जोन क्या होता है फूड के लिए, फूड बॉर्न डिजीजेस क्या क्या होते हैं, और गार्बेज सेपरेशन एंड डिस्पोजल की ज़रूरत क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि जो फूड किचन सेफ्टी है वो हमें समझनी चाहिए, है ना। जब भी हम कुछ फूड आउटलेट या अगर हम घर पे भी खाना बना रहे हैं तो उस चीज़ में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जो फूड बॉर्न डिजीजेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि पुअर हाइजीन कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एंड जो हम स्ट्रिक्ट फूड नॉर्म्स सेफ्टी नॉर्म्स अगर हम लगा दें तो फिर हमारा फूड कंटामिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कहा गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड किचन सेफ्टी शुड बी अंडरस्टूड एज इट कैन बी detrimental to a food service establishment. The outbreak of foodborne diseases can be caused due to poor hygiene conditions and applying strict food safety norms should be practiced. ठीक है, अब causes of contamination की बात करें तो मेन causes क्या है जो फूड कंटामिनेशन की क्या है, रॉ मीट एंड poultry. Second, food handlers. Third, animals, rodents, birds and insects. And dust and refuse. तो बेसिकली रॉ मीट, पोल्ट्री, फूड हैंडलर्स, एनिमल्स जो अगर किचन में है, और डस्ट, इन सब चीज़ों से क्या होता है, कंटामिनेशन होता है। रॉ मीट एंड पोल्ट्री. The intestines of animals and poultry frequently carry bacteria and can cause food poisoning. The animals themselves usually appear healthy when they are slaughtered, but in a slaughterhouse, the surface of the raw meat becomes contaminated with the bacteria from the animal's intestine. Certain do's and don'ts while handling raw material are as follows. तो ये बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, है ना, जहाँ जैसे जो पोल्ट्री में एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हो सकता है जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है ना। एनिमल देखने में हेल्दी लग सकता है बट जब हम उसको के मीट को देखते हैं अगर तो उसके अगर हम उसके मीट को देखें तो उसका मीट कंटामिनेटेड हो सकता है बैक्टीरिया से, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया था। ठीक है, विच कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग। अब क्या डू एंड डोंट्स हैं, डूज एंड डोंट्स फॉर हैंडलिंग रॉ मीट। रॉ मीट को कैसे हैंडल करते हैं कैसे नहीं करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज दैट रॉ मीट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स। जो कच्चा मीट होता है उसको रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में ही ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड, ऑलवेज स्टोर कुक्ड मीट अबव रॉ मीट इन अ रेफ्रिजरेटर। जो कुक्ड मीट होता है उसको रॉ मीट से अलग अलग रखना है, ठीक है, जिससे कंटामिनेशन ना हो। प्रिपरेशन ऑफ रॉ मीट शुड बी डन इन सेपरेट एरियाज। रॉ मीट का जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग जगह करना चाहिए। ठीक है, देन different chopping boards and utensils for the preparation of raw meat and high risk foods should be followed. अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करने चाहिए अगर हम अलग अलग मीट यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी हाई रिस्क फूड्स होते हैं। वॉशिंग ऑफ हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द मीट इज़ एसेंशियल। अब हाथ का धोना आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द मीट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके हैंड से भी कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है, मे बी आपके हैंड्स में जर्म्स हो। ओके, देन ऑलवेज कीप रॉ मीट एंड पोल्ट्री वेल सेपरेटेड फ्रॉम द कुक्ड फूड। जो रॉ मीट होता है और जो पोल्ट्री होती है उसको हमें अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है, रॉ और कुक्ड को। अब फूड हैंडलर्स. The bacteria that cause food poisoning may be present in and on the human body. Bacteria called Staphylococcus aureus are found in the hands, under fingernails, nose, throat, and mouth. As open cuts and wounds are a source of Staphylococcus aureus, they should be covered with a waterproof plaster to prevent the food contamination. और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम जो भी बैक्टीरिया होते हैं फूड जो भी फूड में बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं वो उसके अंदर भी हो सकते हैं या
उसकी सरफेस पे भी हो सकते हैं। तो जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे अंदर भी जा सकते हैं बॉडी के, और हमारे बॉडी सरफेस पे भी रह सकते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जो कि हैंड्स पे मिलता है। कहाँ कहाँ पे? नेल्स पे, नोज पे, थ्रोट पे, माउथ पे। ठीक है, एंड जैसे जैसे जो ओपन कट्स होते हैं, जैसे अगर आपको चोट लग गई है तो स्टैफिलोकोकस वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसलिए जब आपका ऐसे कुछ वोन्ड्स लग जाए आपको, तो आप क्या करें, उसे एक वाटर प्रूफ प्लास्टर से उसको कवर कर दें, या एक कवरिंग लगा दें बेसिकली, जिससे कि ना तो फूड कंटामिनेशन हो, क्योंकि स्टैफिलोकोकस तो वहाँ पे भी चला जाएगा ना अगर आपके ओपन कट्स में जा रहा है। तो फिर जब आप फूड प्रिपेयर करोगे तो फिर वो फूड कुक करते टाइम भी उसमें आ सकता है स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, a person harboring food poisoning bacterium in the intestinal tract is called a carrier. A person who has recently recovered from the food poisoning but still harboring pathogenic bacteria in his or her intestine is a carrier. Pathogenic bacteria will be passed in the faces of carrier and are likely to be transferred to the carrier's hand during visits to the toilet. Some of the ways to prevent contamination by food handlers. अब यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, एक इंसान जिसको बेसिकली फूड पॉइजनिंग हो रही है, और वो फूड पॉइजनिंग किस वजह से, क्योंकि उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो बैक्टीरिया है, तो उस इंसान को कैरियर कहेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई इंसान अभी अभी फूड पॉइजनिंग से रिकवर हुआ है लेकिन फिर भी उसके इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया है, तो तब भी उसे कैरियर कहेंगे। ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया अलग एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एंड या सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय फूड हैंडलर्स। ठीक है, अब क्या क्या वेज हैं जिससे कि फूड कंटामिनेट ना हो, है ना। तो पहला है, डू नॉट स्नीज और कफ ओवर द फूड। खाने के ऊपर खांसी या स्नीज या कफ नहीं करना है। ठीक है, देन सेकेंड, यूज सर्विंग टोंग्स फॉर हैंडलिंग कुक्ड फूड। कुक्ड फूड जो आपका आया है उसको टोंग्स से निकालो रादर देन हैंड्स। थर्ड, डू नॉट हैंडल फूड व्हेन सफरिंग फ्रॉम सेप्टिक कट्स और बॉइल्स। अगर आपको सेप्टिक कट्स या बॉइल्स हो रखे हैं, है ना, बॉइल्स मतलब होता है कि जैसे गरम गरम पानी हाथ पे गिर जाता है ना, तो हैंड जो जिस भी एरिया में वो लगता है तो वो पार्ट थोड़ा फूल जाता है, दैट इज़ बॉइल्स, सेप्टिक बॉइल कट्स और बॉइल्स। ठीक है, कट्स में क्या होता है, जब किसी आयरन या यू नो हाँ किसी आयरन की चीज़ से अगर आपका हैंड में कट्स आ गए तो सेप्टिक कट्स। ठीक है, तो तब आपको फूड को नहीं अपने हाथों से लेना है, क्योंकि फिर वो कंटामिनेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, एक बैक्टीरिया है दैट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, वो उसको कंटामिनेट हो जाएगा। देन ऑलवेज वॉश योर हैंड्स आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट। अब जब भी आप वॉशरूम जाएं तो फिर आप अपने हैंड्स धोकर आए, है ना। फिर डू नॉट हैंडल फूड वाइल सफरिंग फ्रॉम और रिकवरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। इवन जब आपको फूड पॉइजनिंग हुई हो या फिर रिकवर हो रहे हो, तब भी आप फूड को टच ना करें, है ना, until and unless you're having it yourself. यूज टोंग्स टू सर्व हाई रिस्क फूड्स। हाई रिस्क फूड्स को भी टोंग से सर्व करना है। नेक्स्ट इज एनिमल्स, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, एनिमल्स, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये देखो, जो भी पेट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया को अपने इंटेस्टाइन में लाते हैं, है ना, क्योंकि फिर अपने बॉडी फीट से हर जगह कंटामिनेट करते हैं। इसलिए जो फूड या तो पार्टली ईटन हो या कोई एनिमल उसे चाट कर चला गया हो तो उसको फेंक दो। ठीक है, वरना ये फूड कंटामिनेशन होता है, तो फिर इससे आपको भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है ना। तो इसलिए जो भी फूड प्रिपरेशन का सरफेस रखो वो भी साफ रखो, है ना।
डिसइंफेक्ट कर दो, जो मतलब जो भी, अगर देखा है ना कॉलिन की ऐड आती रहती है, वो सब इसीलिए आती है। देखा है हिट में भी दिखाते हैं कि कॉकरोच को अपने किचन वगैरह में मत आने दो, वही चीज़ है। देन फ्लाई स्प्रेड फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया टू फूड बिकॉज दे वॉमिट एंड डिफिकेट ऑन इट वाइल दे आर फीडिंग। जो फ्लाइज होती है, जो मक्खियाँ होती हैं, वो भी फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया को स्प्रेड कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो भी वो क्या बोलूँ मैं अब, जो भी उनके अंदर वो लेती हैं उसको वॉमिट करती हैं। एंड वो आपने देखा है ना, वो मक्खी अपने आप के उसके अपने हैंड्स को रब करती रहती है, तो वो अपनी वॉमिट को ही रब करती रहती है, और फिर वो जहाँ भी चलती है, रखती है अपने हाथ पैर, वो वहाँ वो सब कंटामिनेट करके जाती है। ठीक है, कौन कौन से वेज है जिससे हम कंटामिनेशन पेट्स के थ्रू जो होती है उसको दूर रख सकें? पहला है कि डोर विंडो ये सब बंद रखो, जब और सिर्फ डोर और विंडो बंद रखने से कुछ नहीं होगा, मैश लगाओ वहाँ पे, जिससे कि छोटे छोटे भी इंसेक्ट्स ना आ सकें। सेकेंड है कि जितने भी रोडेंट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, वो देखो कि वो आपकी किचन में ना हो। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई किलर आप अपने किचन में इंस्टॉल करो, जिससे कि जितने भी इंसेक्ट होंगे वो ना हो, मतलब वो इंसेक्ट मर जाएंगे। डू नॉट अलाउ पेट्स इन टू द किचन, पेट्स को किचन में मत आने दो। नेक्स्ट डी, डस्ट एंड डर्ट। डर्ट देखो हमने 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, रॉ मीट एंड पोल्ट्री, फूड हैंडलर्स, एनिमल रोडेंट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, एंड डस्ट एंड रिफ्यूज। हमने 3 डिस्कस कर लिए हैं, अब हम 4th डिस्कस करेंगे। डस्ट एंड डर्ट, इसमें बोला गया है कि जो सॉइल होती है, डस्ट होती है, उसमें क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजेंस। ठीक है, क्या कहते हैं हम? क्लॉस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजेंस। ठीक है, ये बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं विच बैक्टीरिया इज फाउंड ऑन हैंड्स अंडर द फिंगर नेल्स, नोज, थ्रोट एंड माउथ। तो आपका आंसर क्या होगा? स्टैफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है, स्पेलिंग याद रखनी है। नेक्स्ट इज जो मैं अभी आपको बैक्टीरिया के बारे में बताई थी, दैट्स क्लॉस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजेंस। ठीक है, हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जो सॉइल और डस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, और वो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजेंस। तो जो फर्स्ट वाला था स्टैफिलोकोकस ऑरियस, वो तो हैंड, फिंगर नेल्स, नोज, थ्रोट, माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है वो सॉइल और डस्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने किचन को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, डस्ट फ्री रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सॉइल और डस्ट होती है वो कहीं से भी आ सकती है। इवन जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसमें भी, फ्रूट्स तो बहुत ही कम, लाइक वेजिटेबल्स तो ग्राउंड पे सॉइल में उगते हैं, तो वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा होता है कि उसके ऊपर सॉइल और डर्ट हो, तो इसलिए हमें हमेशा उन्हें क्लीन करना चाहिए, फिर हमें अपने प्रिपरेशन और इन सब में उन्हें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वेस्ट फूड, जो भी वेस्ट, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसको रीड कर लेते हैं। इट इज़ therefore important that kitchen are cleaned regularly and kept relatively free of dust. Soil and dirt must be removed from fresh vegetables before they come into contact with the other foods. Waste food in dustbins in warm kitchen provides ideal condition for bacteria to live and to reproduce. तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो लास्ट वाली लाइन थी वो मैंने अभी छोड़ दी थी, उसमें इसने क्या बोला है कि जो भी वेस्ट फूड होता है हम किस में डाल देते हैं? डस्टबिन में, और जो डालना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फूड कंटामिनेटेड वाला पार्ट भी हम डस्टबिन में ही डालते हैं, राइट, जिससे कि बैक्टीरिया कंटामिनेट ना हो, ट्रांसमिट ना हो बेसिकली। ठीक है, तो जो वेस्ट फूड डस्टबिन में होता है, वहाँ पर अगर आप जिस किचन में काम कर रहे हैं वो एक वार्म किचन है। वार्म किचन क्या होती है, जैसे हर एक किचन में अपना अपना टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो वार्म किचन में थोड़ी सी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी टाइप्स होती है, क्योंकि वहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया को ये कंडीशंस मिल जाती हैं ग्रो करने लायक। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डस्टबिन है वो हम रोज़ रोज़ एम्प्टी कर रहे हैं, एंड
ढंग से क्लीन रख रहे हैं अपने सराउंडिंग को, ठीक है। तो क्या क्या वेज हैं जिससे हम डस्ट एंड डर्ट से कंटामिनेशन दूर कर सकें? फर्स्ट इज ऑलवेज क्लीन रॉ वेजिटेबल्स इन सेपरेट रूम। रॉ वेजिटेबल्स को जब भी आप क्लीन कर रहे हैं वो एक अलग सेपरेट रूम में करें। नेक्स्ट इज कवर द कुक्ड स्टोर अवे ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ द किचन। मतलब जो भी कुक्ड मतलब जो भी आपने खाना कुक करा है उसको सेपरेटली रखें जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया ना आ सके, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, बट वी शुड कीप इन माइंड कि कौन कौन सी कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, तो वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एम्प्टी डस्टबिन्स रेगुलरली एंड अलाउ देम टू ओवरफ्लो। तो जो भी डस्टबिन्स होते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, है ना, एम्प्टी करना चाहिए। देन बैक्टीरियल ग्रोथ इन टाइम ड्यू टू क्रॉस कंटामिनेशन। हेडिंग ए कि जो बैक्टीरिया है वो क्रॉस कंटामिनेशन से भी ग्रो करता है। व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन? क्रॉस कंटामिनेशन में क्या होता है कि जो रॉ मीट होता है ना, फूड हैंडलर्स हो गए, एनिमल डस्ट हो गए, है ना, और हमने एक और चीज़ की बात करी थी, हाँ एनिमल्स और डस्ट, वही है, चलो ठीक है। ये सारी जो है ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो ट्रांसफ़र होता है ना बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, सॉरी, ये जो ट्रांसफ़र होता है ना कि जो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहा है, हाई रिस्क फूड में जा पा रहा है, तो वही होता है क्रॉस कंटैमिनेशन। मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये देखो यहाँ सोर्स ऑफ, ये देखो ये जो येलो वाला है इसको देखो आप, ये जो येलो वाला है ये क्या है, ये बेसिकली इसके अंदर बैक्टीरिया है, तो ये कंटामिनेटेड है। इसने फूड खाया तो फूड इसने हैंड में पकड़ा अपने, ठीक है, तो इसके जो फूड है उसमें बैक्टीरिया आ गया, ओके। फिर अगर 2-4 लोग इसके साथ शेयर कर रहे थे, चलो रहने दो, वो रहने दो, मैं दूसरा आगे बता दूंगी वो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसने हाथ में फूड पकड़ा, उसमें बैक्टीरिया आ गया। फिर जो और अलग अलग फूड हैं उसमें मतलब बैक्टीरिया और ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे और जो फूड होता है गर्म भी होता है कई बार, है ना, गरम गरम खाना मंगाते हैं हम, तो उसको जो भी बैक्टीरिया है उसको वार्मथ मिल रही है, ठीक है, और तो हम थोड़ा टाइम भी लगाते हैं खाने में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं बैक्टीरिया के ग्रो होने के लिए, ग्रो हो जाएगा, फिर आप उस खाने को खाओगे, है ना, फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी आपको। तो यही है क्रॉस कंटामिनेशन कैसे होता है और कैसे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो जो क्रॉस कंटामिनेशन होता है वो बेसिकली बैक्टीरिया का ट्रांसफ़र होता है कंटामिनेटेड सोर्स से अनकंटामिनेटेड फूड तक। ठीक है। अब अब ये कैसे जो होता है ट्रांसफ़र कैसे होता है, थ्रू हैंड्स, थ्रू यूटेंसिल्स, चॉपिंग बोर्ड्स, वर्क सर्फेसेस, क्लॉथ्स, other equipment, droplets of moisture during sneezing and coughing, drop of liquid from contaminated food, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। If the food is left to stand at a warm temperature for several hours, the bacteria transferred through क्रॉस कंटामिनेशन विल मल्टीप्लाई रैपिडली एंड विल कॉज फूड पॉइजनिंग। वही जो मैंने अभी आपको पहले डायग्राम से समझाया था कि अगर हम फूड को बहुत एक वार्म टेम्परेचर में छोड़ दें, कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, यहाँ पे लिखा है सेवरल आवर्स, तो टाइम भी सेटिस्फाई हो रहा है, वार्मथ भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो होगा, मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कलर कोडिंग ऑफ इक्विपमेंट। कलर कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट एनी कंप्यूटर साइंस, ये है कि जो चॉपिंग बोर्ड्स हो गए, नाइफ्स हो गई, है ना, हम उनको कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कुकिंग, है ना, तो ये क्या है, हमारे इक्विपमेंट्स है। तो जब हम इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं सिर्फ एक ही तरीके के खाना बनाने के लिए, तो
हम क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करते हैं, मतलब प्रिवेंट हो जाती है इस तरीके से। ये नहीं कि तुम जिस नाइफ से वेजिटेरियन फूड काट रहे हो उसी से तुम मीट काट रहे हो, फिर से वेजिटेरियन यानी कि वेजिटेबल काट रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगी। रॉ और कुक्ड फूड में भी, मीट एंड वेजिटेबल्स में भी, है ना। लेकिन जो एक कलर कोडिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली कौन सा इक्विपमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ हो ये बताता है। ठीक है, जैसे कि कलर कोड दे रखा है रेड, ये इस जो कलर कोड है रेड, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, रॉ मीट एंड पोल्ट्री। ग्रीन किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ब्लू किसके लिए यूज़ होगा, रॉ फिश। ब्राउन किसके लिए यूज़ होगा, कुक्ड मीट्स। वाइट किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कलर कोडिंग इम्पॉर्टेंट है। रेड किसके लिए होता है, रॉ मीट एंड पोल्ट्री। ग्रीन किसके लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ब्लू किसके लिए, रॉ फिश। ब्राउन किसके लिए, कुक्ड मीट। वाइट किसके लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, नाउ concept of danger zone. Bacteria are very small and consist of only one cell. They are usually rod shaped or spherical, although a few are comma shaped or spiral. अब ये बोल रहे हैं कि डेंजर जोन का क्या है, क्या मतलब है। तो देखो बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, है ना, और वो उनमें एक ही सेल होता है ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर नहीं, इट्स लाइक हमेशा वन यूनिसेलुलर ही होते हैं वो। ठीक है, दे आर यूजली रॉड शेप्ड स्फेरिकल। तो बैक्टीरिया की कुछ शेप्स होती हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, उन्होंने 11th में पढ़ा होगा। बैक्टीरिया हैज़ 4 शेप्स मेजर। एक होती है कॉकस, यानी कि बेसिकली चलो मैं पहले नाम बता देती हूँ। एक होती है स्पिरिलियम, एक होती है विब्रियो, और एक होती है एक होती है बैसिलस। ठीक है, तो इन्हीं का, विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप, स्पिरिलियम का मतलब होता है स्पाइरल शेप। ठीक है, कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड। ठीक है, ये इसकी शेप्स हो गई। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, देखो अब आगे देखो यहाँ पे लिखा है ग्रोथ रेट का एक ग्राफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ बैसिलस स्ट्रेन। ये तो जो ग्राफ है ये बता रहा है कि कैसे बेसिकली बैक्टीरिया ग्रोथ है। अभी हम पहले इसे पढ़ेंगे फिर ग्राफ्स देखेंगे। So bacteria reproduce by splitting into two individuals, which increases in size and again split into two cells. This process is known as binary fission. The ideal conditions binary fission can take place approximately every 20 minutes. Hence, this method of reproduction results in very rapid increase in the total number of bacterial cell present in food in a relatively short time. क्या बोल रहा है ये कह रहा है जो बैक्टीरिया होता है वो एक बैक्टीरिया जब बाइनरी फिजन करता है तो वो 2 इंडिविजुअल बनाता है। तो इस पहली लाइन का मतलब क्या था कि जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इंडिविजुअल सेल्स में, जिससे जो 2 इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उन वो दोनों फिर ग्रो होते हैं, फिर से स्प्लिट होते हैं, और इसी प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, अगर हमें आइडियल कंडीशंस मिल जाती है बैक्टीरिया को तो हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कर सकता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन कर सकता है। इससे क्या होगा, उसका नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। तो यही इस लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा प्रिकॉशन लेके खाना चाहिए, कहीं वो आपका खाना आपके ही ऊपर भारी ना पड़ जाए, है ना। अब देखते हैं ये वाला ग्राफ। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो ग्रोथ बैक्टीरिया की कम होगी, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब भी ग्रोथ बैक्टीरिया की कम होगी। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब जिस तरीके का बैक्टीरिया है, जिस तरीके का उसे एनवायरनमेंट चाहिए वैसा उसे मिल रहा है, तो ग्रोथ रेट फास्टेस्ट होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है, देखो
यहाँ पे हमने टेम्परेचर की जगह टाइम कंसिडर किया है। ये कह रहा है कि जो सेल है वो टाइम बाय टाइम, जैसे अगर हम जो फूड आर्टिकल, समझ लो कोई फूड आर्टिकल है, ठीक है, कोई खाने की चीज़ पड़ी है, अब उस पर एक बैक्टीरिया आया है, अभी अभी आया है, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ शुरू करेगा। तो यहाँ देखो 10 से पहले यहाँ पे एक डॉट बन रहा है ना, ये है लैग का, कि मतलब अभी बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो इट्स इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। देन फिर वो थोड़ी ग्रोथ करता है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। फिर वो अपनी ग्रोथ रुक जाती है उसकी स्टेशनरी, और वहाँ से फिर स्टेशनरी के बाद ग्रोथ रिटार्ड होने लग जाती है, दैट इज डेथ फेज ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगता है, आवर्स में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब कंडीशन नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वार्मथ, फूड, मॉइस्चर, टाइम, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो वार्मथ के बारे में क्या बोल रहे हैं, दैट ही देखो, most bacteria need warm temperature to multiply. They will multiply at any temperature between 5 degrees Celsius and 63 degrees Celsius, and this temperature range between 5 degrees Celsius to 63 degree Celsius is known as danger zone. ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। वो वार्म टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से होता है, 5 डिग्री सेल्सियस टू 63 डिग्री सेल्सियस। और यही जो टेम्परेचर रेंज है, इसको हम क्या कहते हैं, डेंजर जोन। मतलब इस टेम्परेचर में फूड कंटामिनेट हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फूड की ओर। फूड कहता है, फूड में लिखा है, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स बैक्टीरिया रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू ग्रो। या the following foods will support bacterial multiplication if kept at temperature within the danger zone: cooked meat and poultry, meat pies, पेट, soups, stocks, gravy, gelatin। ये बोल रहा है फिर और भी दे रखा है, मिल्क, क्रीम, एग, सॉफ्ट चीजेस, फूड कंटेनिंग देम एज इंग्रेडिएंट्स, एग्जाम्पल क्विचेस, ट्रिफल्स, क्रीम केक, शेलफिश, फिर शेलफिश एंड अदर सी फूड, कुक्ड राइस एंड रॉ मीट, ठीक है। हाई रिस्क फूड्स मस्ट बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए। और जो भी फूड होता है, जो भी कंटामिनेटेड फूड होता है, वो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट करता है, अगर उसकी टेम्परेचर जो है वो उस रेंज में आ रहे हैं जो कि हमने डेंजर जोन कहा था, ठीक है। अब जो कौन कौन से फूड हैं जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन अलाउ करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस टू 63 डिग्री सेल्सियस पे, वो है मीट, पोल्ट्री जो कि कुक्ड हो, मीट पाइज, पेट, सूप, स्टॉक्स, ग्रेवी, जेलेटिन, फिर मिल्क, क्रीम, एग, सॉफ्ट चीजेस, फूड कंटेनिंग देम एज इंग्रेडिएंट, ठीक है। फिर है शेलफिश एंड अदर सी फूड, फिर है कुक्ड राइस, फिर है रॉ मीट, फिर है हाँ बस रॉ मीट, ठीक है। तो जितने भी हाई रिस्क फूड्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी है, उनको हमें रेफ्रिजरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रेफ्रिजरेट करना चाहिए। अब जो मॉइस्चर होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मॉइस्चर में क्या है कि जो बैक्टीरिया होता है उसको वाटर चाहिए होता है ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो जितने भी हाई रिस्क फूड्स हैं उनको वाटर से क्या मिलता है, उन्हें ह्यूमिडिटी मिलती है, तो उससे ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जितने भी हाई रिस्क फूड होते हैं उनमें इतना इनफ वाटर होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ आराम से हो जाए। तो बैक्टीरिया नीड वाटर फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, ऑल हाई रिस्क फूड्स कंटेन इनफ वाटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। बस इतना ही है इसमें। अब टाइम भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने बात करते था ना, वहाँ लिखा था सेवरल आवर्स, ठीक है। तो वही अगर टाइम और टेम्परेचर ये सब चीज़ें एक बैक्टीरिया को दी जाए तो फिर वो आसानी से ग्रोथ कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है इफ बैक्टीरिया आर गिवन अ सूटेबल टेम्परेचर, फूड, मॉइस्चर, दे विल नीड टाइम टू मल्टीप्लाई। अगर सब कुछ चीज़ें दे रखी हैं तो फिर टाइम भी तो लगेगा मल्टीप्लाई होने में। फिर इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम अ फ्यू पैथोजेनिक विच आर ऑफन प्रेजेंट इन फूड विल मल्टीप्लाई टू अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर टू कॉज फूड पॉइजनिंग। ये बोल रहा है कि कम से कम टाइम में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो आसानी से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि
फूड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर वी व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल and the temperature is between 5 degrees Celsius to 63 degrees Celsius, bacterial contamination will take place. Hence, food when cooked at high temperatures, bacteria will not be able to survive as they do not grow or multiply. ये बोल रहा है कि जितने भी फेवरेबल कंडीशन अगर हम दें उसे, यानी कि टेम्परेचर दे 5 डिग्री सेल्सियस टू 63 डिग्री सेल्सियस, और फूड में मॉइस्चर दें, है ना, टाइम दें, तो फिर वो आराम से बैक्टीरियल कंटामिनेशन कर पाएगा, अपनी ग्रोथ कर पाएगा। तो जब भी हम फूड को एक हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है, क्योंकि वो ग्रो भी नहीं कर पाता, मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाता, सर्वाइव भी नहीं कर पाता हाई टेम्परेचर में, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एट वेरी हाई टेम्परेचर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिजीजेस क्या है, इसमें हम बैक्टीरिया के नाम जानेंगे, किससे होता है वो, कहाँ से आता है वो, और कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसके पहले तो हम जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वायरस के बारे में, और फिर बात करेंगे पैरासाइट के बारे में, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम बात करेंगे कैसे कैसे मेटल्स पे क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। पर उससे पहले डिजीज़ कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया डिजीज़। बैक्टीरिया डिजीज़ में हम इन टोटल 6 बैक्टीरिया डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है बॉट्यूलिज्म, ठीक है, नाम याद रखो इसका। बॉट्यूलिज्म में क्या कहता है ये, कॉज और कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉज बाय बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनियम, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया लाता है, ये डिजीज़ जो होता है किस बैक्टीरिया से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, ठीक है। ये बेसिकली नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो एनारोबिक होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हाई एसिड फूड पे नहीं ग्रो कर पाता क्योंकि उसका पीएच कम होता है, ठीक है। एंड जितने भी बेसिकली इसमें जितने भी आउटब्रेक्स होते हैं वो इम्प्रॉपर कैनिंग की वजह से होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सोर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, सॉइल ऑन वेजिटेबल्स। जो भी हम वेजिटेबल्स जो लेते हैं उसके ऊपर जो सॉइल लगी रहती है उसका वो सोर्स है, वो सॉइल में मिलता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, डिस्कार्ड विदाउट टेस्टिंग एनी बल्ज्ड और डैमेज्ड कैन्स ऑफ फूड विद ऑफ ओडर्स। ये बोल रहा है कि अगर जो भी आपके पास बल्ज्ड या डैमेज्ड फूड हो या कैन हो, ठीक है, या फिर जिसमें जो भी समझ लो कैन है वो बल्ज्ड हो या डैमेज्ड हो तो उसको फेंक देना है बिना टेस्ट करे हुए। और जो भी फूड है जिसमें स्मेल ही नहीं आ रही है उसको भी फेंक दो, ठीक है। ऑल्दो अदरवाइज इट विल कॉज बॉट्यूलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, यानी कि स्टाफ, स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, स्टाफ। कॉज बाय टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड इन फूड्स बाय नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया एंड प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। ये टॉक्सिन से होता है, फूड में जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, प्रोस्ट्रेशन, ये सब होता है, ठीक है। ये इसका सोर्स क्या है, फूड हैंडलर, उसके हाथ, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी स्टाफिलो हमने अभी फर्स्ट जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था उसका नाम क्या था, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, है ना। तो ऐसे ही स्टैफिलोकोकस वही है, थोड़ा सा चेंज कर रखा नाम को। तो इसमें क्या होता है, फूड हैंडलर से, अभी हमने पढ़ा था ना, हैंड, फिंगर नेल्स एंड माउथ, ये सब जगहों पर ये बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये बेसिकली फूड हैंडलर के थ्रू कंटामिनेट होता है। प्रिवेंशन क्या क्या है, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, वर्क हैबिट्स, तो साफ़ सफाई रखो अपने आसपास, अपने आप को साफ रखो, ठीक है। अगर आपको कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी आपको इन्फेक्शन हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, तो अपने आप को क्लीन एंड सैनिटाइज रखो, या फिर आप खाना मत बनाओ, ठीक है। फिर जो भी फूड आप
बना रहे हैं उसको 5 डिग्री सेल्सियस से कम रखो, है ना, या फिर 57 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखो, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टेरिकिया कोली। एस्टेरिकिया कोली बेसिकली पेट का कीड़ा कह लो इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब एक तरीके से आप, दिस इज़ नॉट पेट का कीड़ा बट इट्स लाइक कि दिस इज़ रिलेटेड टू आर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, नॉसिया, वॉमिटिंग, डायरिया and other symptoms result from Escherichia coli as an infection. Escherichia coli causes intestinal inflammation and bloody diarrhea, while the illness normally lasts from 1 to 3 days. In some cases, it can lead to long-term illness. ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, abdominal pain होता है बहुत ज़्यादा, nausea होता है, vomiting होती है, डायरिया होता है, ठीक है, और कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन, क्योंकि जैसे कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो एस्केरिया कोलाई जो है ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन करता है एंड ब्लडी डायरिया कॉज करता है, ठीक है, मतलब पेट में जलन एक तरीके से, ठीक है। ये कितने दिन, जनरली 1 to 3 डेज तक रहता है, बट कुछ केसेस में और भी ज़्यादा लंबा टाइम खींच सकता है। इसके सोर्स क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंड सम एनिमल्स स्पेशली कैटल, कंटामिनेटेड वाटर। तो दो कॉज हैं इसके, दो सोर्स हैं, एक तो कंटामिनेटेड वाटर, दूसरा है कि जो भी ह्यूमन, एनिमल, कैटल, इन सब के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में भी हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसका, जो भी हम खाना बना रहे हैं उसको ढंग से कुक करना है, क्रॉस कंटामिनेशन नहीं करना है और गुड हाइजीन प्रैक्टिस करनी है। तो कुक फूड thoroughly and avoid cross contamination and follow good hygiene practices. Now there is Clostridium perfringens. इसमें क्या है, दिस इज द नेक्स्ट बैक्टीरिया, देखो आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो क्लॉस्ट्रीडियम, हमने क्या इसमें अभी हमने बात करा था पहले वाले, जो हमने दो बैक्टीरिया अभी पहले पढ़े थे, इस इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हमने दो बैक्टीरिया पढ़े थे, स्टैफिलोकोकस ऑरियस एंड क्लॉस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजेंस। तो ये वही वाला क्लॉस्ट्रीडियम पेरफ्रिंजेंस है। ये कहा, इसके सबसे पहले तो सोर्स ऑफ बैक्टीरिया देखो, सॉइल, फ्रेश मीट, ह्यूमन कैरियर, ठीक है, एक भी याद रख लोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या है, नोजिया, क्रैम्प, स्टमक पेन, डायरिया, ठीक है, ये सब है। फिर जो बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म करना मुश्किल होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कुकिंग से, यानी कि हाई टेम्परेचर से हमेशा नहीं हो पाता है किल, ठीक है। तो इसमें लिखा था बैक्टीरिया आर हार्ड टू डिस्ट्रॉय बिकॉज दे आर नॉट ऑलवेज किल्ड बाय कुकिंग, कुकिंग से किल नहीं हो पाते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, कीप फूड हॉट अबव 57 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। तो या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रखो या तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखो, 5 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस की रेंज में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज बैसिलियस सेरियस गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाम याद रखना है, मैं बता रही हूँ, सबके सब बैक्टीरिया, सब वायरस, सब पैरासाइट के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैसिलियस सीरियस से होता है, ठीक है। इसमें सिम्टम्स होता है जैसे कि नोजिया, स्टमक पेन, ठीक है। ये एक दिन तक भी नहीं चलता है ये जो डिजीज़ है, ठीक है। तो caused by Bacillus cereus, symptoms include nausea and stomach pain. This disease usually lasts less than a day, ठीक है। अब इसके सोर्स क्या है, अगेन सॉइल, डस्ट, ग्रेन्स, सीरियल्स, ठीक है। क्या करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, मतलब 5 to 57 डिग्री सेल्सियस में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए फूड का टेम्परेचर, एंड ढंग से फूड को कुक करना है इंटरनल टेम्परेचर्स देख के, ठीक है। फिर उसको ठंडा, मतलब चिल फूड है तो उसको ठंडा करना है, बड़ा बढ़िया से, मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है ना, और देखना है कि कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट बैक्टीरिया वी हैव इज कैम्प्लायोबैक्टीरियस, ठीक है। इसमें क्या है ये, कि ये जो है ये किससे कॉज होता है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजूने, ठीक है। ये 2 से 5 दिन तक डिजीज़ रहता है ना, और इवन इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है, जैसे कि 10 दिन, ठीक है। एंड इससे डायरिया, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, डायरिया, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, एबनॉर्मल पेन, मसल पेन, हेडेक, ये सब,
ठीक है। देन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अनपैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, रॉ पोल्ट्री, कंटामिनेटेड वाटर, इन सब से बैक्टीरिया आता है। ठीक है। क्या करना है हमें? कुक फूड टू प्रॉपर इंटरनल टेम्परेचर, यूज पैस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, safe food handling practices to avoid cross contamination, avoid using contaminated water। तो देखो contaminated water यूज नहीं करना है पहली बात। ठीक है। क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं करना, देखना है कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है। फिर सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस को रखना है जिससे कि सेम वही क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। पैस्चराइज डेयरी प्रोडक्ट्स रखने हैं। टेम्परेचर रेंज का ध्यान रखना है। विद दिस वी कंप्लीट द बैक्टीरिया डिजीज। एंड अब आ गए हम वायरसेस पे। ठीक है। वायरसेस के बारे में हम देखेंगे कि वायरसेस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है? पहला है हेपेटाइटिस ए। ठीक है। फिर है नॉर्वॉक वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है। एंड फिर है रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है। 3 पढ़ना है इसमें हमें। ठीक है। चलो तो हेपेटाइटिस ए में क्या होता है? ये एक सीवियर डिजीज होता है जो कि महीनों तक चल सकता है। ठीक है। एंड इसके सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन क्या है? कंटामिनेटेड आइस, शेलफिश फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर, रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इन्फेक्टेड फूड वर्कर्स। मतलब आइस से भी हो सकता है, शेलफिश से भी हो सकता है, रॉ फ्रूट से भी हो सकता है, वेजिटेबल से भी हो सकता है, मिल्क प्रोडक्ट से भी हो सकता है, और अगर फूड वर्कर्स इन्फेक्टेड हैं तो उससे भी हो सकता है। क्या करना है? गुड हेल्थ एंड हाइजीन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब नॉर्वॉक वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस की बात करें तो इसमें क्या है? इस डिजीज में क्या होता है? जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें ये डिजीज होता है। ठीक है। इससे नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया होता है, फीवर होता है। ठीक है। किससे होता है? फूड हैंडलर्स से, है ना, जो भी फूड हैंडलर्स से, और अगर वाटर कंटेमिनेटेड है तो उससे भी। ठीक है। क्या करना है? हाइजीन प्रैक्टिस करनी है, सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड जो भी वाटर यूज़ कर रहे हैं वो सेफ क्लोरिनेटेड वाटर हो। ठीक है। एंड टेम्परेचर्स का अगेन ध्यान रखना है। देन इज रोटा वायरस। रोटा वायरस में क्या है बेसिकली? रोटा वायरस गैस्ट्रोएंटेरिटिस, इसकी सिम्टम्स सेम है, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, माइल्ड फीवर, ये सब। ठीक है। तो देन किससे होता है ये? ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में हो सकता है। ठीक है। दूसरा है कि वाटर कंटामिनेटेड हो। क्या करना है? अगेन हेल्दी प्रैक्टिस, सॉरी, हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस करना है, हाइजीन वगैरह को देखना है। ठीक है। क्लोरिनेटेड वाटर यूज़ करना है जिससे कि हम फूड को कुक करेंगे, और अगेन टेम्परेचर्स का ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम पैरासाइट की बात करते हैं। इसमें है टॉक्सोप्लाज्मोसिस पहला पैरासाइट, उसके बाद है साइक्लोफोरियस, और है इंटेस्टाइनल क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। ठीक है। तो पहला है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसमें क्या होता है बेसिकली? ये प्रोटोजोअन से एक कॉज होता है। ठीक है। इट इज़ कॉज बाय प्रोटोजोअन। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो भी लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, वो इनलार्ज करने लग जाते हैं, मसल पेन बहुत होने लगता है, हेडेक होने लगता है, स्किन में रैशेस आने लगते हैं। ठीक है। कंटामिनेशन किससे होती है? एनिमल फीसेस से, यानी कि वेस्ट से, मैमल से, बर्ड से। ठीक है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? गुड पर्सनल हाइजीन, कुक मीट टू प्रॉपर इंटरनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का ध्यान रखना है और हाइजीन अच्छा रखना है। नेक्स्ट इज साइक्लोफोरियस। साइक्लोफोरियस में क्या होता है बेसिकली? इससे होता क्या है, मतलब हमें पता कैसे चले? वो है डायरिया। सिम्टम्स क्या क्या है? डायरिया, वेट लॉस, एपेटाइट लॉस, वॉमिटिंग, मसल एक, फटीग। तो इसमें क्या बोला है? डायरिया होगा। कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे? डायरिया, वेट लॉस होगा, खाने का मन नहीं करेगा, वॉमिटिंग होगी, मसल दर्द, मसल एक होगी। ठीक है। फटीग होगी, थकान सी होगी, है ना। कुछ दिन से लेके कुछ महीनों तक रह सकता है ये वाला डिजीज। ठीक है। ये किससे होता है? ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है। क्या करना है? पर्सनल हाइजीन को सही रखना है एंड सेफ वाटर यूज करना है। देन इंटेस्टाइनल क्रिप्टोस्पोरिडोसिस,
इसमें क्या होता है, ये 4 दिन से 3 हफ्तों तक चलता है, ठीक है, मतलब कम से कम 4 दिन तो रहता ही है, ठीक है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, या फिर अगर होते भी हैं तो क्या होगा, एक सिम्टम आएगा आपको डायरिया का, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो ह्यूमन का होता है उसमें ये हो सकता है कंटामिनेशन, ठीक है, वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है, जैसे कि चलो छोड़ो, फिर क्या करना है हमें, गुड पर्सनल हाइजीन, वॉश प्रोड्यूस प्रॉपरली, यूज सेव वाटर सप्लाईज, ठीक है, पर्सनल हाइजीन अच्छी रखनी है, जो भी वॉश प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, जैसे कि जो भी फार्म्स में पानी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है, स्लॉटर हाउसेज में पानी आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वहाँ पे जो पानी आ रहा है वो कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है, तो सेव वाटर सप्लाईज को यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं मेटालिक कंटामिनेंट्स की, ठीक है। अब मेटालिक कंटामिनेंट्स की बात करें, ये अब चैप्टर थोड़ा सा ही बच रहा है, ठीक है, इट विल नॉट टेक मोर दैन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स विल बी इनफ, ठीक है, मेरे ख्याल से 15 मिनट्स इनफ होंगे, हम विद इन 1 आवर ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। मेटालिक कंटामिनेंट्स में क्या होता है, इफ मेटल्स लाइक आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी गेट्स accumulated in the body, they can be harmful. For example, lead is toxic element and contamination of food with lead can cause toxic symptoms. Sometimes turmeric is sometimes turmeric is also adulterated with lead chromate. Lead brings out pathological changes in the kidney, liver, and arteries. Common signs of lead poisoning are nausea, abdominal pain, anemia, insomnia, muscular paralysis, and brain damage. Fish caught from water contaminated with mercuric salts contain large amounts of mercury. The organic mercury compounds methyl and diethyl or diethyl is the most toxic. The toxic effects of methyl mercury are neurological. When the brain is affected, the subject becomes blind, deaf, or paralysis of various muscles makes him cripple. The other elements which are toxic in small doses are कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ मेटल्स के बारे में बताया गया, कौन कौन से मेटल्स कितना लाइक हमको हार्म पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो मेटल्स हैं आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो ये हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, जो लेड है वो क्या है, एक टॉक्सिक एलिमेंट है, ठीक है, अगर उससे फूड की कंटामिनेशन हो जाती है तो टॉक्सिक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप फूड को लेड के पास रख दो तो फूड कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है, और उस फूड को आप खाएंगे तो उस जो भी कंटामिनेशन हुआ है आपका लेड के साथ फूड का, तो वो आपके अंदर चला जाएगा बॉडी के अंदर, उससे क्या होगा आपकी बॉडी में अलग अलग इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक है, वो इफ़ेक्ट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो हल्दी होती है वो लेड क्रोमेट के साथ रख दी जाती है, जिससे कि क्या कर देते हैं, हम उसे अडल्टरेट कर देते हैं, ठीक है। तो अडल्टरेटेड मतलब कि उसको ज़्यादा मेच्योर कर देना बेसिकली, ठीक है, कि अभी जैसे कि टर्मरिक ढंग से उगी नहीं है और लेड क्रोमेट को रख दोगे तो फिर उसमें रैपिड ग्रोथ आती है, ठीक है। तो लेड जो होता है वो बेसिकली कुछ चेंजेस, तो हमारी जैसे जो हम टर्मरिक को अपनी डाइट में कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे अंदर कुछ चेंजेस लाएगा किडनी में, लिवर में, आर्टरी में, ठीक है। लेड पॉइजनिंग के कुछ सिम्टम्स क्या है, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया, इंसोम्निया, मस्कुलर पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट केस में लूँ तो अगर हम कोई फ़िश लें और वो जिस पानी में तैर रही है वो मर्क्यूरिक सॉल्ट से कंटामिनेटेड हो, यानी कि जो भी उसका जिसमें वो पानी में हो, जैसे कि जो जो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो जो फिशेस है वो सी में रहती हैं और सी का वाटर सॉल्टी होता है, तो वही बोल रही हूँ कि जो उसके अंदर अगर वो मर्क्यूरिक सॉल्ट्स हुए तो फिश के अंदर जो हम फिश को बाहर निकालते हैं, जब हम फिश को फूड में यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मर्क्यूरी कंपोनेंट्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होगा, अगेन हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचर में मिलते हैं वो ज़्यादातर मिथाइल और डाइथाइल जो हमें मिलते हैं वो उनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यही होते हैं, मिथाइल और डाइथाइल। ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं मिथाइल के? न्यूरोलॉजिकल होते हैं, मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। जब ब्रेन इफेक्ट होता है तो इंसान अंधा हो सकता है, बहरा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है मसल्स की, है ना। कुछ अलग अलग एलिमेंट्स भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, थोड़े थोड़े टॉक्सिक होते हैं, बट थोड़े से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज करता है। तो कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट कौन से? कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड कोबाल्ट। ठीक है। अब कुछ मेटल के बारे में हम बात करते हैं। ये देखो, आर्सेनिक से क्या होता है, मतलब पहले हम नाम पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से फूड में वो आता है, कैसे आता है और क्या क्या उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आर्सेनिक की बात करते हैं। ये बेसिकली लेड आर्सेनेट जो होता है वो स्प्रे किया जाता है वाटर में। ठीक है। इससे क्या होता है? डिजीनेस, चिल, क्रैम्प्स, पैरालिसिस, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज बेरियम। ये रैट पॉइजनिंग में बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है। एंड वो जो एलिमेंट है वो क्या, जो सॉल्ट है वो क्या है? बेरियम कार्बोनेट। ठीक है। इससे क्या होता है? वायलेंट पेरिस्टालसिस, मस्कुलर ट्विचिंग, कन्वल्शंस, ये सब होता है। कैडमियम, ये बस आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। देन कैडमियम किस में होता है? बेसिकली जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों में। ठीक है। और ये सब जो फ्रूट जूसेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम कैडमियम से प्लेटेड वेसल्स या यूटेंसिल्स में रखेंगे तो बेसिकली ये टॉक्सिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट है? एक्सेस सैलिवेशन, ज़्यादा थूक आना, लिवर किडनी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर, मल्टीपल फ्रैक्चर्स। कोबाल्ट से क्या होता है? बेसिकली ये वाटर और बियर में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कोबाल्ट। जिससे क्या होता है? कार्डियक फेलियर हो सकता है। देन कॉपर में क्या है? एसिड फूड्स इन कंटैक्ट विद टार्निश्ड कॉपर वेयर। तो जो भी जिस भी कॉपर के बर्तन में आप रख रहे हो अगर उसमें एसिड फूड है तो उससे ये फूड वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, कंटेमिनेट हो सकता है, जिससे कि इफेक्ट क्या हो सकते हैं? वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ठीक है। लेड से भी होता है, जैसे कि कुछ प्रोसेस फूड हो गए उसमें लेड होता है। लेड की वाटर पाइप से वाटर का सप्लाई आता है तो उससे आपको ये सब इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे जो कि हैं पैरालिसिस और ब्रेन डैमेज। मर्क्यूरी में क्या होता है? मर्क्यूरी फंगिसाइड्स ट्रीटेड सीड ग्रेन्स और मर्क्यूरी। अगर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सीड ग्रेन्स को मर्क्यूरी फंगिसाइड से ट्रीट कर देते हैं जिससे कि जो भी क्या बोलते हैं, सॉरी, जो फंगाई ना आए। ठीक है। तो तो ऐसे मर्क्यूरी सीड्स में आ जाता है, सीड से फिर प्लांट ग्रो करता है, फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है। इवन फिशेस अगर कॉन्टैमिनेटेड वाटर में हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, उन सब चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ेगा? पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज और ब्लाइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टिन, जिंक, पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। देखो, टिन बेसिकली कैंड फूड में होता है क्योंकि टिन कैंस हमें देखने को मिलता है। इससे क्या क्या होते हैं? कॉलिक, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया। ठीक है। जिंक में क्या होता है? फूड स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। तो ये बेसिकली जो भी हम गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर में फूड स्टोर करते हैं उसकी वजह से होता है। क्या होता है? डिजीनेस, वॉमिटिंग। पेस्टिसाइड्स, देखो खाना तो सीड्स, बेसिकली सीड्स में हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं कि पेस्ट ना आए उस पर। ठीक है। लेकिन उन पेस्ट को भगाने के चक्कर में हम अपनी ही जो भी फूड आइटम होता है उसी को कंटामिनेट कर देते हैं, जिससे कि इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? डैमेज टू लिवर। ठीक है। एक्यूट क्रॉनिक पॉइजनिंग, जिससे कि किसको डैमेज होता है? लिवर को, किडनी को, ब्रेन को और नर्व्स को, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स की बात करें, एंटीबायोटिक्स से भी होता है, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ना, और फिर हम उनका मीट खाते हैं तो क्या होता है कि टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है ड्यू टू कंटेमिनेशन। क्या क्या देखने को मिलता है? ड्रग रेजिस्टेंस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ऑफ हार्ट।
ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि आपके ऊपर कोई दवाई काम नहीं कर रही है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ गार्बेज सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, वेस्ट वाटर डिस्पोजल किचन इक्विपमेंट्स, वेस्ट डिस्पोजल, इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। सो लेट्स जस्ट डू इट फास्ट। वी यूज प्लेंटी ऑफ वाटर in the kitchen during the food production of for cooking and washing purposes. A proper disposal of used water is mandatory, as this cannot be allowed to stay in the kitchen for a long time. Wastewater may become a source of contamination. The water used for cleaning of surfaces, equipments, pots and pans should be drained off immediately. Drainage system should be planned to remove the wastewater through drains. ठीक है, बोल रहा है कि हम किचन में कितना सारा वाटर यूज़ करते हैं, है ना, जब भी हम कुकिंग कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो उस वाटर का प्रॉपर डिस्पोजल होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर जो फूड के ऊपर वाटर, जैसे हमने इतनी सारी पढ़ी थी ना कि वाटर की वजह से कंटेमिनेशन हो रहा है, तो इस वाटर का प्रॉपर डिस्पोजल ज़रूरी है। ठीक है, तो हम वाटर को साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट की साफ़ सफाई के लिए, जो हमारा सरफेस है उसको साफ़ करने के लिए, तो हमें उस वाटर को ना तभी के तभी ड्रेन कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि जो वेस्ट वाटर है वो बाहर चला जाए ना, वो किचन में कंटेमिनेशन क्रिएट ना करे. All the water from the wash up area may have a separate drain pipe, as most of the fat and oils is washed and goes out of the kitchen from that pipe. Choking of drains should be monitored frequently. Hot waters help in draining of extra fat or oil in the pipe. ये बोल रहा है कि जो भी हम वॉशअप एरिया में वाटर यूज़ करते हैं उसका लिए एक सेपरेट ड्रेन पाइप होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर फैट और ऑयल को भी वॉश करते हैं, क्योंकि कुकिंग ज़्यादातर फैट्स ऑयल्स इन सब चीज़ों से होती है ना, तो इसके लिए एक सेपरेट ड्रेन पाइप होना चाहिए. अगर हम जो भी ड्रेन पाइप है उनको देखना पड़ेगा, हमें देखना चाहिए, जिससे कि ड्रेन में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, कोई बैक्टीरिया एक्यूमुलेट ना हो, कुछ ना हो, कंटामिनेशन वगैरह कुछ नहीं हो, है ना. इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हॉट वाटर भी फ्रीक्वेंटली हम डाल सकते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल या फैट पाइप में एक्यूमुलेट हो चुका है वो निकल जाए. ओपन ड्रेन्स इन द किचन should have stainless steel grill cover. It helps in draining of spilled water on the floor and the cleaning of the drain. The cover restricts large pieces of dust to go in wash-up area. Should have a mesh to restrict pieces of food, vegetable, meat and other foreign material from going into the drain. तो ये क्या बोल रहा है कि जो किचन होती है उसमें ओपन ड्रेन्स होने चाहिए, जिससे कि स्टेनलेस स्टील ग्रिल कवर हो. मतलब जो भी हमारे किचन में ओपन ड्रेन्स हो उनके ऊपर क्या होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का ग्रिल कवर. ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी फ्लोर पे वाटर स्पिल हो जाता है उसको क्लीन करने में आसानी होगी. ठीक है, जो भी वो उसका जो कवर होगा जो स्टेनलेस स्टील से बना होगा वो क्या करेगा, जो ज़्यादा बड़े पीसेस है ना डस्ट के, वो ड्रेन पाइप में जाने से उसे रोकेगा, जिससे क्या होगा कि जो भी अगर जैसे वो लार्ज पीस की हम बात कर रहे हैं तो वो आगे जाकर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ड्रेन पाइप में, जैसे कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है. तो उससे जो ड्रेन पाइप में शोकिंग होगी वो रुक जाएगी. ठीक है, तो जितने भी सिंक्स हों आपकी किचन में, वॉशअप एरिया में, उसमें ऐसा एक मैश लगवाना ज़रूरी है, जिससे कि जो स्मॉल और बिग पीसेस है फूड, वेजिटेबल, मीट, इन सब चीज़ों के वो ड्रेन के अंदर ना जाए. नाउ मूविंग ऑन टू किचन इक्विपमेंट्स. All the large or small kitchen equipment need to be cleaned, wiped or washed frequently. This will check any growth of harmful bacteria in and around the surface of these equipments. Special care should be taken for door handles of fridge, working tables, pot racks, etc. as food handlers touch these surfaces frequently. तो क्या बोल रहा है कि जितने भी चाहे किचन लार्ज हो या किचन स्मॉल हो तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है. क्लीन, वाइप, वॉश. ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा
उन सर्फेसिस के अराउंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फ्रिज के डोर हैंडल्स पे, वर्किंग टेबल्स पे, पॉट रैक्स पे, जिससे क्या होगा, क्यों 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 रखना चाहिए स्पेशल ध्यान, क्योंकि फूड हैंडलर्स जो भी होते हैं वो इन सर्फेसिस को ज़्यादातर टच करते हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर कोई बैक्टीरिया होगा तो फिर वो आसानी से कंटामिनेट कर पाएगा। तो इसीलिए वो वाले एरिया साफ होने चाहिए जिससे कि वो कंटामिनेट ना कर पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल में क्या है, हम बेसिकली जो किचन वेस्ट होता है उसको अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे, उसका हम प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करेंगे, तो वहाँ वही एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाएगा जिससे कंटामिनेशन हो, ठीक है। तो इसलिए किचन वेस्ट की भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो भी वेस्ट है जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, पल्प, मीट ट्रिमिंग्स, बोन्स, एम्प्टी कैंस, बॉटल्स, स्पॉइल्ड फूड, पैकिंग मटेरियल, तो इन सब चीज़ों को बेसिकली अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी किचन वेस्ट होता है वो दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है इनऑर्गेनिक और बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या आता है, फ्रूट पील, पल्प, मीट ट्रिमिंग, स्पॉइल्ड फूड, बोन्स, पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये सब, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इनको हम बेसिकली प्रोसेस करके हम इनको बेसिकली ये इनको हम क्या कहूँ मैं इसके बारे में, कि हम इसको जो भी बायोडिग्रेडेबल होता है मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं बेसिकली, राइट। कि ये नहीं है कि वो अर्थ पे बना रहे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसका मतलब है कि जब हम इनको ऑक्सीजन दें तो ये अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू भी अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ मेथड्स, ये जो दो मेथड बताएं कि ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन ना हो, ये सॉइल कंडीशनर की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड चलो पहले अभी इतना पढ़ लेते हैं जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया। ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर दिया मैंने, बस इनऑर्गेनिक बताना है। पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। किचन वेस्ट डिस्पोजल इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. If not treated and disposed of quickly, the kitchen waste has different category as organic and inorganic. There are waste like vegetable and fruit peels, pulps, meat trimmings, bones, empty cans and bottles, spoiled food, packaging material like cardboard boxes, cling films, empty polythene packets, paper packets, used gloves, etc. And this must be segregated accordingly. Normally, the kitchen waste is distributed into two major categories: one organic or biodegradable waste, two inorganic or bio non-degradable waste. Organic or biodegradable waste: fruit peels, pulps, meat trimmings, spoiled food, bones, paper, cardboard, boxes, etc. Organic waste is biodegradable and can be processed in the presence of oxygen by composting or in the absence of oxygen using anaerobic digestion. Both methods produce a soil conditioner which, when prepared correctly, can also be used as valuable source of nutrients in urban agriculture. Anaerobic digestion also produces methane gas, an important source of bioenergy. ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनिक को समझ लेते हैं। पहले मैंने जैसे बताया, फ्रूट पील, पल्प, मीट ट्रिमिंग, स्पॉइल्ड फूड, बोन, पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकते हैं। डिग्रेड कैसे हो सकते हैं, पहला कि ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो, दूसरा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो कंपोस्टिंग के थ्रू डिग्रेड हो जाएगा, नहीं होगी प्रेजेंट ऑक्सीजन तो एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू ये डिग्रेड हो जाएगा। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं ये सॉइल कंडीशनर की तरह हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ये डिग्रेड हो जाएंगी तो बेसिकली ये सॉइल को ही हेल्प करेंगे, जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है।
जो एनारोबिक डाइजेशन होती है, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो कि बायो एनर्जी के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक और बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट की। एम्प्टी कैंस और बॉटल्स, पैकिंग मटेरियल, cling films, empty polythene packets, and used gloves come in this category. Inorganic Inorganic waste is bio non-degradable, which cannot be processed for composting. Glass, plastic, aluminium, etc. are collected separately so that they can be segregated and sent for recycling. Different colored dustbins are used for separate categories and staff is trained to use them accordingly. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी एम्प्टी कैन, बॉटल, पैकिंग मटेरियल, क्लिंग फिल्म, पॉलीथिन पैकेट्स, ये सब इसमें आते हैं, ग्लव्स वगैरह, ठीक है, ये बेसिकली नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब हम इसको कंपोस्टिंग या एनारोबिक डाइजेशन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सॉइल कंडीशनर में तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो इनको हम बेसिकली अलग तरीके से सेपरेटली कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम इनको अलग अलग करते हैं कि कौन सा किस तरीके का है, ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग कलर के डस्टबिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग हैं, आज तो हम सभी जानते हैं ब्लू डस्टबिन इज़ फॉर वॉट एंड ग्रीन डस्टबिन इज़ फॉर वॉट, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर के हम डस्टबिन यूज़ करते हैं। Waste segregation means dividing of waste into either biodegradable or non-biodegradable waste. Wet waste refers to the organic waste generated from the kitchen waste like fruit or vegetable peels, tea leaves, coffee pods, eggshells, meat and their bones. Food scraps, leaves and flowers can be composted. Dry waste refers to the paper, plastic, metal, glass. There should be separate bins for dry waste and wet waste. चलो, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वेस्ट सेग्रीगेशन होता है, मतलब क्या होता है उसका कि वेस्ट या तो बायोडिग्रेडेबल है या तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको क्या करना है, अलग अलग रखना है। तो जो वेट वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो कि किचन वेस्ट जिसमें आते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल पील, टी लीव्स, कॉफ़ी पॉड्स, एग शेल्स, मीट बोन्स, फूड स्क्रेप्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब, ठीक है। ड्राई वेस्ट पे क्या आता है, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ठीक है। तो अलग अलग बिन्स होने चाहिए ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए, ठीक है। चलो फिर आगे देखो वेट वेस्ट में क्या आ रहा है, लीफ, फूड पार्टिकल्स, ठीक है, पेपर। एंड ड्राई वेस्ट में क्या आ रहा है, बेसिकली प्लास्टिक, मेटल एंड पेपर क्लिप, दैट इज या अगेन मेटल। And with this we come to the summary में क्या है, food may cause several infections due to microorganisms present in them. The food which is not stored properly or which has already infected will certainly lead to some disorder in human body. These disorders are called food poisoning. Some of the major foodborne diseases is Staphylococcus botulism, Salmonella, Streptococci, perfringens, food poisoning. Hence, good hygiene practices, washing produce properly, and usage of potable water is essential to prevent food कंटैमिनेशन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो भी फूड होता है उसमें अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको ढंग से स्टोर ना करें या फिर उसमें कोई भी पहले से इन्फेक्शन हो और हम उसको कंटैमिनेट करवा दें, ठीक है, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है लोगों को, ठीक है। कुछ मेजर फूड बॉर्न डिसीजेज कौन कौन से हैं, स्टैफिलोकोकस बोटुलिज्म, सैल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकाई, पेरफ्रिंजेंस, फूड पॉइजनिंग, ये सब, ठीक है। अब जो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस होती है, वॉशिंग प्रोड्यूस प्रॉपरली और पोर्टेबल वाटर का ढंग से यूज़ करना, ये सब चीज़ें इन फूड कंटैमिनेशन को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। इसके साथ ही एंड कर दिया हमने ये चैप्टर। ये सारे इसके क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इसके आंसर आपको मेरे चैनल पे मिल जाते हैं। इफ़ यू वांट एनी अदर टाइप ऑफ कंटेंट यू कैन refer to you can tell me in the comment section and I will reply to that for sure. Thank you.